नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी। 18 जुलाई तक नामांकन, 5 अगस्त को मतदान और नतीजा। 10 अगस्त तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। इजरायल ने भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे को बताया ऐतिहासिक। हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद और रिश्तों की मजबूती पर होगी चर्चा। चीन का सीमा विवाद पर पीछे हटने से इनकार। कहा, विकल्पों की तलाश करे भारत। चीनी सैनिकों के साथ धक्का मुक्की से भारत का इनकार। पुराने नोट बदलने का मिल सकता है एक और मौका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। कहा, उचित वजह बताने वालों पर हो विचार। उत्तर कोरिया ने किया पहले अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण। अमेरिका तक पहुंच का दावा। जापान और दक्षिण कोरिया ने जताई चिंता। और आइए देखते हैं पहली खबर। 3 दिन की इजरायल यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंच गए। आज वो डेंजगर कृषि फार्म और याद वासिम जाएंगे। कल वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता भी करेंगे और उसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई करार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 3 दिन की यात्रा पर इजरायल पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Your Make in India initiative meets my Make with India policy. We're setting up a $40 million innovation fund as the seed for even greater cooperation on technology between us. My visit marks a path-breaking journey of engagement, a journey that we are excited to undertake together for the good of our people and societies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कृषि और विज्ञान तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत और इजरायल संबंधों का और विस्तार होगा। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है। इजरायल में इसे लेकर खासा उत्साह है। इजरायल के लोगों का कहना है कि दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए। I think it's a beautiful country and everyone wants to go there, and if now in the level of the governments they cooperate more and they have more in business and economy and security stuff. I think the problems in India and the problems in Israel are in some parts are similar, in some parts are different, but we can learn from each other about security problems. आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए भारत और इजरायल के बीच पहले से ही संयुक्त आयोग बना है और उसे लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री इजरायल के राष्ट्रपति रविन रिवलिन और विपक्ष के नेता आइजैक हरजोग से भी मिलेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जारी कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को नई पहचान मिलेगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और भारत और इजरायल के रिश्तों पर और बातचीत कर हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। और दशकों बताने के वीरेंद्र जी थे जिन्होंने की वहाँ पर एम्बेसी की शुरुआत की थी इजरायल, जब 90 के दशक में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन 90 के दशक में शुरुआत होती है और आज़ादी के बाद कहा जा रहा है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा इजरायल में हुई है। ये जो गैप है, ये असल में क्या दिखाता है और अब रिश्तों को हम कहाँ पर देखना चाहते हैं? देखिए, रिलेशंस हमारे 92 में खुले, जब मैं एम्बेसी मैंने वहाँ पे सेटअप करी, और तब से स्टेडीली इम्प्रूव हो रहे हैं हमारे रिलेशंस। क्यों इम्प्रूव हो रहे हैं? क्योंकि बहुत कॉम्प्लीमेंटरिटी थी। और इससे ये सिद्ध होता है कि
हमको रिश्ते और जल्दी शुरुआत कर देने चाहिए थे। देरी की हमने, कुछ देरी करी और उसके बहुत सारे रीजंस हैं हम लोगों के असेसमेंट में कि अरब कंट्रीज़ नाराज़ हो जाएंगे, कुछ हिंदुस्तान में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ऐसे लोग बाग हैं जो इस पे थोड़ा सा नाक भौं घोड़ेंगे। लेकिन देश विदेश नीति जो है और इन चीज़ों पे नहीं चलनी चाहिए। विदेश नीति को सिर्फ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे प्रेडिकेट करना चाहिए और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी इस चीज़ के बड़े कायल हैं कि अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में यह है कि हम इजराइल से संबंधों को बढ़ाएं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसको विजिबिलिटी, जो प्रधानमंत्री की विजिट पहली दफ़ा आपने जैसे जिक्र किया कि पहली दफ़ा प्रधानमंत्री की विजिट हो रही है, उस जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसको एक शिखरतम स्टेज पर पहुंचाया गया, उसकी विजिबिलिटी, तो ज़रूर उसको बहुत तरक्की मिलेगी। बहुत आयाम हैं हमारे रिलेशनशिप के। मैं तो सिर्फ एक तरीके से आंकना चाहता हूँ कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस से बढ़ने से हमको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए सिक्योरिटी मैटर्स में, काउंटर टेररिज्म में, साइबर सिक्योरिटी में, बॉर्डर मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी जो इज़राइल में डेवलप हुई है उससे हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग में काफ़ी सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इज़राइल को टारगेट करते हैं और किसी ना किसी तरीके से उनसे हमको भी खतरा है और नेटवर्किंग है उनकी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हिजबुल मुजाहिदीन, जो बाकी लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके नेटवर्किंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे हमको इन्फॉर्मेशन मिले। और तो टेररिज्म पर ख़ासतौर पर दोनों कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर देखते हैं। हम अपने इंटरेस्ट की अगर सोचें तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए एंटीथेटिकल हैं, जो हमारे लिए एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, उनसे या उनके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन इजराइल के पास होगी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बट सिक्योरिटी और डिफेंस की बहुत बातें होती हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, हमारे डिफेंस की बड़ी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी की है, रेट्रोफिटिंग है, जो हमारे एवियोनिक्स है, इन सब बहुत सारी चीज़ों में बहुत आजकल हम लोगों में संबंध बढ़ रहे हैं। इज़राइल को कोई दिक्कत नहीं है कि अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके वो हिंदुस्तान में दे। तो जैसा नेतन्याहू साहब ने बताया कि मेक इन इंडिया, इस तरह की चीज़ें भी शुरू हुई हैं इजरायली कोलैबोरेशन से, जॉइंट वेंचर से। हम मिसाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम स्मॉल आर्म्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है पुंज लॉयड, वो जो है इजरायली कंपनी से मिलके स्मॉल फायर आर्म्स बनाएगा। तो ये जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है या मेक विद इंडिया जैसे कहते हैं, तो ये डिफेंस में भी बहुत और रिलायबल पार्टनर है। देखिए कारगिल में जब हमारे को परेशानी हुई और कई जगहों से हमको नहीं मिले स्पेयर पार्ट्स, तो वो स्पेयर पार्ट्स और वो जो इक्विपमेंट था वो हमको इजराइल से मिला। तो देखिए जो ज़रूरत पे काम आए उसकी चीज़ हमको, वही दोस्त है, वो हमको याद रहना पड़ेगा। नाउ अगर आप जो डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर से निकले तो जो हमारे को रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पानी से हमारी को बड़ी तबाही है। हिंदुस्तान में कहते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में पानी की बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। तो इजराइल एक ऐसा देश है जिसने पानी के लिए बहुत काम किया है। वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कितना वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट वाटर का इस्तेमाल वो इजराइल में होता है। अभी तक हम सिर्फ हमारे यहाँ वेस्ट वाटर सब बारिश इक्विपमेंट के लिहाज से इजराइल को देखते, लेकिन आपने एक नया फील्ड बताया कि जहाँ पर इजराइल मतलब महारथी है तरीके। जी हाँ, बिल्कुल। एक्विफर में री इंजेक्ट कर देते हैं पानी। वो पानी जब पानी ऊपर से बरसता है तो ये नहीं करते कि उसको पानी को जाने दें समुद्र में, बह जाएगा तो वेस्ट हो गया। तो ये बहुत सीखने की बात है। ड्रिप इरिगेशन से कैसे इरिगेशन बहुत ही सटीक तरीके से किया जाए, जिसमें कम पानी में किया जाए। तो कम पानी का इस्तेमाल करते हुए सबसे अच्छा से अच्छा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, साथ में सोलर टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है कि शायद सबसे पहले जो सोलर टेक्नोलॉजी, मैं एक्चुअली इजराइल में था तो देखने गया, एक सोलेल करके एक कंपनी थी जिसने कैलिफोर्निया में बहुत सारे
सोलर प्लांट्स लगाए हुए, सोलर थर्मल प्लांट्स लगाए हुए थे। तो उस वक्त में वो कंपनी थोड़ी सी डामाडोल थी और मैंने सजेस्ट भी किया था कि इंडिया में कोई अपनी कॉरपोरेशन या कॉर्पोरेट या इवन गवर्नमेंट उस कंपनी को खरीद ले। तो दिस वाज अ पायनियरिंग वर्क। इजराइल ने बहुत सोलर टेक्नोलॉजी में काम किया है, तो सोलर टेक्नोलॉजी में भी हमारे को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आप देखें कि कितने आयाम हैं जिसमें एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, सोलर टेक्नोलॉजी, अदर एरियाज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इजराइल से बहुत संबंध बढ़ा कर सकते हैं। और इस दौरे में ऐसा लगता है कि जो 4 से 5 जो आपने ट्रेड बताए हैं, इन पर कुछ बड़े समझौते होने की भी उम्मीद है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, अगर बड़े सौदे ना भी हों, क्योंकि कई दफ़ा तो सौदे जो हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इजराइल के प्राइवेट सेक्टर हैं उनके बीच में होते हैं। जो डिफेंस के सौदे होते हैं वो काफ़ी बिडिंग प्रोसेस से निकलते हैं, एक लंबा प्रोसेस है। तो मैं ये नहीं सोचता कि प्रधानमंत्री की विजिट में ऐसी चीज़ें होने से ही उसको बेंचमार्क किया जाए। प्रधानमंत्री की विजिट जो है वो बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग है, जैसा प्रधानमंत्री ने बताया। इसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी ये नज़र आती है। कॉन्फिडेंस, हम अब इस बात के लिए नहीं सोच रहे हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, इसका ये फियर फैक्टर था, ये खत्म हो गया। हाँ, ये जो फैक्टर है, ये एम्बैरेसमेंट और ये सोचनी झिझक वाली चीज़ है। देखिए, हम हमेशा रिएक्ट नहीं कर सकते। अब हम दुनिया में अगर बड़े देशों में हम काउंट होना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसी हमेशा डिफेंसिव और रिएक्टिव नहीं हो सकती है। अब हमको जो है वो एक तय करना पड़ेगा कि हम जो है किस तरह से उसको नैरेटिव को हम किस तरीके से आगे ले जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अहम जानकारी इजराइल के बारे में दर्शकों के सामने रखने के लिए धन्यवाद। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की सूचना जारी हो गई है। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। 5 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे हैं, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं चुनाव के लिए जो सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मुकुल पांडे जी। मुकुल जी, सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा? आज नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसके बाद आगे कैसे रहेगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रथम चरण जो है कि लोग अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करें और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 जुलाई। उस दिन शाम को 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जा सकते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 19 जुलाई को सुबह 11 बजे यहीं रिटर्निंग ऑफिसर साहब के कमरे में, जो कि 29 पार्लियामेंट हाउस है, उन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी। और स्क्रूटनी के बाद जो उसमें स्क्रूटनी में नॉमिनेशन पेपर्स सही पाए जाएंगे, वो कैंडिडेट्स अगले 2 दिनों तक यानी कि 21 तारीख को दिन में 3 बजे तक अब चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे, और अगर यदि आवश्यकता हुई एक से ज़्यादा कैंडिडेट बचे, तो 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसके लिए मतदान होगा रूम नंबर 62 संसद भवन में। और 5 बजे के तुरंत 1 घंटे बाद यानी कि शाम को 6 बजे से मतों की गणना प्रारंभ हो जाए। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि आप सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। किस तरह की तैयारियां पूरी? ये तैयारियां देखिए सब तरह से, जहाँ सुरक्षा से लेके व्यवस्था तक की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी कर ली गई हैं। एक निर्वाचन यहाँ पर सेल बनाया गया है, जो कि यहाँ हमारा टेबल ऑफिस है,
का निर्वाचन सेल है, 2 हम सहायक इसमें निर्वाचन अधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी महासचिव महोदय हैं। तो पूरे लोगों को इस सारी चीज़ों के लिए गियर अप किया जा चुका है। तो ये थे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे जी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन लगातार भारत पर डोकाला से सेना हटाने का दबाव बना रहा है और इस मुद्दे पर पीछे हटने से इनकार किया है। भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि इस गंभीर हालात का समाधान भारत को ही निकालना होगा। इधर सेना ने बयान जारी कर दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की से इनकार किया है। सिक्किम के डोकाला इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच कई दिनों से तनाव बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। चीन इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है और संधियों का हवाला देकर भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। इधर सेना ने बयान जारी किया है कि यह घटना दोनों देशों के बीच सबसे लंबा गतिरोध नहीं है और भारतीय बंकरों को नष्ट करने के लिए चीन ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। सेना ने चीन के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की से इनकार किया। चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी चिंता जताई है। Government has not been handling its relationship with China very well. Is that the military standoff is a reflection of a larger problem in the relationship, which reflects severe lack of cooperation on politics, economics, international affairs. रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच इस तरह के विवाद खत्म करने के समझौते हैं। सिक्किम से सटा डोका ला भूटान का इलाका है। यहाँ की निगरानी भारतीय सेना करती है। यह इलाका भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी है और चीन अब सड़क बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में ऐसे फेस ऑफ पहले भी हो चुके हैं। इसमें समस्या सिर्फ भारत और चीन के बीच में नहीं है, इसमें एक तीसरा देश भी इन्वॉल्व है, भूटान। और भारत इस बारे में बहुत सेंसिटिव है कि हम कोई ऐसा ना करें जिससे भूटान को नुकसान हो। जून में चीनी सैनिकों ने इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। इसके बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक करीब 3500 लंबी सीमा है। इसमें कई इलाकों की सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपको 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और आरबीआई को इस पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की अवधि के दौरान लोग किसी जरूरी वजह से पैसा नहीं जमा करा पाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका देने पर केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा है। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि मान लीजिए नोटबंदी की अवधि के दौरान कोई जेल में हो, ऐसे लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। शीर्ष अदालत नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुधा मिश्रा की याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में 30 दिसंबर के बाद भी एक और मौका देने की बात कही थी। कोर्ट ने 21 मार्च को पूछा था कि उसने पुराने नोट जमा नहीं कराने वाले के लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की। केंद्र का जवाब था कि उसने तारीख नहीं बढ़ाने का फैसला सोच समझकर लिया है। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा हुई थी। 9 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य हो गए थे। लोगों को 30 दिसंबर तक नोट बदलने और जमा कराने का मौका मिला था। इसके बाद 31 मार्च तक उन लोगों के लिए मौका था जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश में थे, सशस्त्र बल के जवान जो दूर दराज के इलाकों में तैनात थे, या फिर पुराने नोट जमा नहीं कराने की खास वजह थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार के मुताबिक निर्माताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी भी देनी होगी। अगर दाम कम नहीं किए गए तो उन पर कार्रवाई भी होगी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत सभी जिलों को 166 समूहों में बांटा गया है। नोडल अधिकारियों के पास इन जिलों की जिम्मेदारी होगी। इन अधिकारियों की बुधवार को बैठक भी होगी। इनका काम ग्राहकों की समस्या सुलझाना होगा। बेसिकली उनको फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन यहीं बैठ के उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है कि वहाँ कुछ ग्राहक से पूछे
वहाँ कुछ और ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से फीडबैक ले और दूसरे इनफॉर्मल अपने सोर्सेज से फीडबैक ले। इसके साथ ही केंद्रीय निगरानी समिति भी बनाई गई है। इनमें 15 आला सचिव शामिल हैं। इसकी बैठक हर मंगलवार को होगी। साथ ही कीमत बढ़ने की स्थिति में निर्माताओं को 2 अखबारों में विज्ञापन देकर इसकी सूचना देनी होगी। रिटेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है, उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी यथावत दिखेगा। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज एमआरपी भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है। तो ये भी व्यवस्था। राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी लागू करने को लेकर अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कीमतों और आपूर्ति पर भी नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों ने सीमाओं पर माल की आवाजाही के लिए लगाए गए अपने चुंगी नाके हटा लिए हैं। इससे ट्रकों की बेरोक-टोक अब आवाजाही हो रही है। ये है गाजियाबाद के मोहन नगर में स्थित वाणिज्य कर विभाग का दफ्तर। यहाँ चेकिंग नाके में 1 जुलाई से सन्नाटा पसरा है। कारण 1 जुलाई से जीएसटी टैक्स ने वाणिज्य कर या बिक्री कर जैसे कई करों को खत्म कर दिया है और विभाग फिलहाल चेकिंग का काम नहीं कर रहा। गाजियाबाद के मोहन नगर का ये वाणिज्य कर विभाग का दफ्तर है, यानी कि सेल टैक्स। लेकिन जीएसटी आने के बाद से यहाँ पर जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदल गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ जीएसटी के पहले 1 तारीख के पहले ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सेल टैक्स यानी वाणिज्य कर की जो जांच होती थी वो जांच की जाती थी और ट्रक यहाँ पर कई सारे पकड़े जाते थे जांच पे। लेकिन उसके बाद से 1 तारीख के बाद से ये व्यवस्था बदल गई, क्योंकि जीएसटी पूरे देश में आ गया है। व्यापारियों को कोई असुविधा न हो, इसलिए हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम चेकिंग का बंद कर रखा है। और निर्देश हमारे कमिश्नर की महोदय की हैं, शासन के, कि अभी इसको शिथिल रखा जाए और जो भी गाड़ी जो माल आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, उसको चलने दिया जाए। कारोबार लोगों का जारी रहे। यही कुछ हाल नोएडा से दिल्ली के एंट्री की जगह पर दिखा, जहां कोई चेक पोस्ट नहीं दिखे। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों ने सीमाओं पर माल की आवाजाही के लिए लगाए गए अपने चुंगी नाके हटा लिए हैं। अब सभी तरह के करों के बदले सिर्फ जीएसटी है और राज्यों में प्रवेश पर सेल्स टैक्स या भी समाप्त कर दिया गया है। तो 22 स्टेट में से तो चेक पोस्ट निकल गई है और बाकी स्टेट में भी दे आर इन द वेरियस प्रोसेस and we hope that within 1 month they will all be able to, and some other states where they have retained check posts only for the purpose of say some other thing, not for goods. ट्रक ड्राइवरों का भी मानना है कि वसूली के चलते उनको काफी परेशानी भुगतनी पड़ती थी। बार बार चेकिंग में बहुत परेशानी होती है। ये लोग यही कोई चीज 50 रुपए की लाओ, ये लोग पकड़ेंगे, कह देंगे 60 का रेट है इसका, उठा के बंद कर देंगे गाड़ी। ये समस्या है। दरअसल जीएसटी के तहत अब ट्रकों के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था होगी, जिसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के सामान को राज्य या राज्य से बाहर ले जाने के लिए जीएसटी नेटवर्क की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पूरी बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे ममता बनर्जी अपमानित महसूस करें। इससे पहले ममता बनर्जी ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। আর আমি মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমি বলেছি যে আপনি এইভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারেন না। রাজ্যপাল কথা বলছেন যেন মনে হচ্ছে বিজেপির সভাপতি কথা বলছেন, ব্লক সভাপতি। কেন এটা হবে? আমরা কেউ চাকর বাকর নই। আই এম সরি, আমি এখানে একটা সরকার চালাই, মানুষ আমাকে পাঠিয়েছে বলে আমি কারোর দয়া আসিনি। আমি বিজেপির দয়া আসিনি, আমি সিপিএম এর দয়া আসিনি, আমি কংগ্রেসের দয়া আসিনি। আমি মানুষের দয়া এখানে আছি। মানুষ যেদিন চাইবে না আমি চলে যাব। আজকে অপমান করার পর আমি নিজেও ভেবেছিলাম এক সময় যে আমি ছেড়ে দেবো। এত অপমান আমি জীবনে হইনি। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार शाम को पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मुरारका पर आधारित किताब का विमोचन किया। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले कमल मुरारका जाने माने समाजवादी नेता हैं। किताब के लेखक LP सिंह हैं। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई आला नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कमल मुरारका के व्यक्तित्व को सराहा भी। The book speaks for itself. It is a testimony to what others in public life have thought of Murarka ji's work. And that is
no mean tribute to what he's done and what he continues to do with such remarkable dedication. अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी को नकारते हुए उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण के दावे के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।